जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बिटोड़ी के ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया चक्का जाम। जिले में फिर समाप्त हुए वैक्सीन। 29, 30 जून और 2 जुलाई को नहीं होगा वैक्सीनेशन। 3 जुलाई को केवल लगेगा दूसरा डोज। गढ़ी के जंगलों में पुलिस को मिला नक्सलियों का दम। 20 नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज किया मामला। 6 महीने से पंचायत प्रधान विहीन भरवेली पंचायत के नहीं सुधर रहे हालात। मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे लोग। और कोरोना की वजह से 1 वर्ष से नहीं लग रहा है निःशक्त ट्राईसाइकिल का वितरण का शिविर। रखे रखे कबाड़ हो रहे ट्राईसाइकिल। नगर में जल भराव की समस्या हर वर्ष उत्पन्न होती है। नगर पालिका प्रशासन चाहे जितने भी वादे कर ले, लेकिन हर वर्ष जल भराव की समस्या नगर के कुछ वार्डों में उत्पन्न होती ही है। नगर के हनुमान चौक, वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर, कन्नार टोला, देवटोला, भटेरा चौकी और समता भवन बूढ़ी के निचले हिस्सों में बारिश के समय जल भराव की स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर के सभी वार्डों में नालियों का सफाई कार्य कराए जाने के बाद भटेरा चौकी में लोग अब भी उनके आसपास हर समय रहने वाले जल भराव से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि खाली प्लाटों में हर समय पानी जमा रहता है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा रोड बनाई गई है, लेकिन आधी जगह को छोड़ दिया गया। क्या लगता है कब से भरते आ रहा है पानी? ये साल भर भरा रहता है और बाजू की दीवार हमारे घर की बाउंड्री गिर गई। पार्षद को 1000 बार बोले, नगर पालिका में 1000 बार एप्लीकेशन दिए, कोई कार्रवाई नहीं करते। उल्टा घर के सामने मटेरियल ला कर डाल दिए, तो उससे सुअर मरती है घर के सामने। ठीक है, कभी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी। क्यों? आज तक कोई कार्रवाई नहीं करे, उल्टा सुअर डेली मरते हैं घर के सामने। तो हम डेली 100-200 रुपये दे के सुअर हटवाते हैं। मतलब ये जो पानी जल भराव की स्थिति जो बनी है नगर पालिका की वजह से बनी है? हाँ, नगर पालिका जवाबदार है इसके लिए। नगर पालिका बीच में यहाँ पर रोड का काम चालू था सर, ये वार्ड नंबर 2 में। उसके बाद कुछ जगह तक रोड बनी, उसके बाद ये बाकी एरिया खाली रख दिए, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। जब पानी आया था अभी बीच में, तो गाड़ी जाने आने में, पैदल चलने में पूरा जल भराव हो गया था। यहाँ पर रोड में जाने आने की स्थिति नहीं थी। बिल्कुल सक्षम है और जो चाहे तो कर सकते हैं सर। पता नहीं वार्ड मेंबर को एग्री होना चाहिए सामने आके। हाँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से यही स्थिति है। नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसिनिया के अनुसार जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार की गई है, जिन्हें तैराक, नाव सहित समस्त संसाधन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। वहीं बारिश के पूर्व सभी वार्डों में नालियों का साफ सफाई कार्य करा दिया गया है। अब जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। नगर पालिका के द्वारा अपने 33 वार्डों में जहाँ भी नाले हैं, बड़े बड़े नाले, छोटे नालियाँ सभी साफ कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बरसात के पानी से फिर से उसमें मलबा इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारी टीमें बनी हुई हैं। उसको तत्काल बरसते पानी में भी जाती है, उसको साफ करती हैं, जिससे कि कहीं पर भी पूरे शहर भर में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो, लोगों के घरों में पानी ना लगे। हनुमान चौक को लेकर के कुछ? हनुमान चौक को भी हमने साफ करवा दिया है बेहतर तरीके से। उसमें 1-2 घंटे का जल भराव होता है, तो लेकिन सफाई के मामले में देखा जाए तो नाले को साफ किया जा चुका है और नाले की वजह से मतलब पानी अवरुद्ध नहीं होगा, जल भराव की समस्या नहीं होगी। सर, बूढ़ी के निचले हिस्से में और ये कन्हारी टोला में यहाँ अक्सर कन्हार टोला, देवटोला और जो वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर, इनमें है ना, हमने पोकलैन से भी, जेसीबी से भी पूरा नाला वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनकी उपस्थिति में उसको साफ करवाया है। अब इस तरह की समस्या वहाँ पर नहीं है। सर, जो ऐसी स्थिति आती जगह, तो कितने लोग आपदा प्रबंधन की टीम बनाए? आपदा प्रबंधन की टीम में नोडल जो अधिकारी हमारे, उनके साथ 10 लोगों का समूह है। इसमें वो कभी 24 घंटे तैयार रहते हैं और पूरे संसाधनों से लैस है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसमें हमारी टीम उससे निपटने के लिए तैयार है। तैराक भी है, लाइफ जैकेट भी है ना, और लाइफ जैकेट के साथ साथ
जो बाढ़ आपदा से प्रबंधन से निपटने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, रस्सी हो गई, नाव हो गई, है ना, खाने पीने की सामग्री। देखना अब यह है कि बारिश के लगभग 3 महीने बाकी है, ऐसे में नगर पालिका के दावे कितने सही साबित होते हैं या फिर वर्षों पुरानी समस्या जल भराव जस की तस दिखाई देती है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को हटाने, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने और प्रदेश की जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जिला इकाई के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को राज्यपाल के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में महंगाई का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर अन्य खाद्यान्न वस्तुओं की ऊंची कीमतों से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की। वहीं जल्द से जल्द यह मांग पूरी न होने पर आम आदमी पार्टी के बैनर तले आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। बीते कुछ महीनों से लगातार डीजल के बढ़ते दामों से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी परेशान दिखाई दे रहा है। इसी परेशानी पर विरोध दर्ज कराते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा 27 जून को काला दिवस मनाया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों की वजह से व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। डीजल के दाम 100 के पार हो गया है। इसी के विरोध स्वरूप सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर डीजल के दाम कम कराए जाने का पत्र वरिष्ठ स्तर पर भेजने का निवेदन किया। ये डीजल का जिस प्रकार से रोज वृद्धि हो रही है, उससे ट्रांसपोर्ट लाइन की कमर टूट चुकी है। अब ट्रकों को संचालन मुश्किल हो गया है। एक तो कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, मार्केट में माल नहीं है और पिछले विगत 1.5 वर्षों में मोदी जी ने 1.5 गुना डीजल की कीमत कर दी है। आज बालाघाट में डीजल 100 रुपये पर आकर टिक गया है। अब ट्रकों को संचालन मुश्किल हो रहा है, इसलिए आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। क्या मांग करते हैं तो भाई हमारी मांग यही है कि देश की जनता के ऊपर अब ये कमर तोड़ महंगाई आ गई है। डीजल का आज हर किसी की ज़िंदगी में अहम योगदान है, चाहे वो किसान हो चाहे आम पब्लिक हो। आज डीजल की महंगाई से किसानों को भी खेती करना मुश्किल हो गया है, हम लोगों को ट्रकों का संचालन मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में वैसे ही मार्केट में माल नहीं है, भाड़े गिरते जा रहे हैं। आज ट्रकों की कमाई ख़त्म हो चुकी है, हमारे घर का पैसा जा रहा है, हमारे को घर चलाना मुश्किल हो चुका है, ट्रकों की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। आज हम लोग आपको अभी बताए हैं हरिनाथ सिंह ने कि वो डीजल और जो पेट्रोल की लगातार वृद्धि हो रही है, आम आदमी की कमर टूटते जा रही है। अगर ये अभी नहीं रुका तो आगे चल के पेट्रोल 150 और डीजल 125 से ऊपर जाएगा। ये जो बार बार बोलते थे कि अच्छे दिन आए, इसका जो जुमला चल रहा है, जुमले में नहीं रहना चाहिए, वाकई में दिखना भी चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल के रेट कम करना ही पड़ेगा, उसको जीएसटी के दायरे में लाना इस भारत को एक नया जीवन देगा। नहीं तो ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रांसपोर्ट जो हमारा धंधा, उसकी कमर लगभग टूट ही चुकी है इस प्रकार से। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम, अगर ये हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी लगातार हर जगह आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, नहीं मानेंगे तो चक्का जाम और हड़ताल, और फिर हड़ताल अब खुलने वाली नहीं है। ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि आगे चल के जो हड़ताल होगी ये उनके लिए बहुत तकलीफदेह होगी। शहर के स्टेशन रोड निवासी अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित एवं समाजसेवी चार्टर्ड अकाउंटेंट FC अग्रवाल का 82 वर्ष की आयु में 28 जून को दोपहर 3 बजे हृदयघात से निधन हो गया। श्री अग्रवाल ने अपने निज निवास पर अंतिम सांसें ली। उनकी अंतिम यात्रा 29 जून को दोपहर 3 बजे निज निवास स्टेशन रोड से प्रारंभ होगी, जिनका स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री अग्रवाल अपने पीछे पत्नी, 3 पुत्र और 2 पुत्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओटेसरा दादर के जंगल में नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए खाद्यान्न सामग्री के अलावा नक्सली साहित्य जब्त किए गए। 28 जून को यह कार्रवाई जिला पुलिस बल और हॉकफोर्स के जवानों ने संयुक्त सर्चिंग के दौरान की। इस मामले में गढ़ी थाने में 10 महिलाओं सहित 20 नामजद नक्सलियों के विरुद्ध देशद्रोह का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। 27 जून को जिला पुलिस बल बालाघाट और हॉकफोर्स के जवान सर्चिंग करने निकले थे। 11:30 बजे और 2 बजे के बीच ओटेसरा दादर के जंगल में सर्चिंग के दौरान जंगल में नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए खाद्य सामग्री के अलावा नक्सली साहित्य जब्त किया गया। गढ़ी थाने के कार्यवाहक निरीक्षक मदनलाल मरावी ने इस मामले के बी डिवीजन कमेटी के प्रभारी सुरेंद्र उर्फ कबीर, MMC इंचार्ज मिलेंद्र तेलुमड़े उर्फ दीपक उर्फ बाबूराव टोप्पे के अलावा विस्तार प्लाटून 2 के नक्सली शर्मिला, राजेश, सुनीता, राधा कुमारी, विस्तार प्लाटून 3 के नक्सली राकेश हौडी, साजंती उर्फ क्रांति, नीलारामे, जरीना, प्रमिला, ममता उर्फ रामबाई मड़ावी, हिडमा उर्फ नवीन, राहुल, समर, गणेश, प्रशांत के विरुद्ध
धारा 13(1)(a), 13(1)(b) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। ऋण वसूली को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट के प्रभारी सीईओ राजीव सोनी के द्वारा शाखा प्रबंधकों की बैठक ली गई, जिसमें उनके द्वारा सभी शाखा प्रबंधकों को निर्धारित तिथि तक ऋण वसूली के टारगेट पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बताया कि अभी तक 63% ऋण वसूली हो गई है तथा अभी वसूली के लिए 2 दिन शेष रह गए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी सीईओ राजीव सोनी ने बताया कि खरीफ और रबी सीजन के लिए किसानों को फसल ऋण बांटा जाता है। ऋण वसूली की अंतिम तिथि 30 जून है। आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर ऋण वसूली के लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि 72% ऋण वसूली हो जाए। सर, ऋण वसूली को लेकर आपकी क्या समीक्षा चल रही है? जिले में क्या स्थिति है? ये किसानों को जो फसल के लिए ऋण बांटा जाता है खरीफ सीज़न और रबी सीज़न में, इसकी वसूली की अंतिम तिथि 30 जून को है। इसी संबंध में सभी शाखाओं में दौरा करके समिति प्रबंधकों से, शाखा प्रबंधकों से सबसे चर्चा करके हमको जो इस साल का लक्ष्य दिया गया है अपेक्स बैंक द्वारा और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, उसको पूर्ति करने के लिए कार्य योजना तैयार कर आखिरी क्षणों में आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगभग सभी कार्यालय और सभी गतिविधियों को पूर्व की तरह शुरू कर दिया गया है। ऐसे में निजी स्कूल के संचालकों के द्वारा स्कूल खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूल संचालकों ने इस दौरान बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए स्कूलों को विधिवत तरीके से खोले जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी प्राइवेट स्कूलों के साथ दूजा व्यवहार किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 29 एवं 30 जून 2021 को कोविड वैक्सीन टीकाकरण जिले के किसी भी केंद्र में नहीं होगा। इस प्रकार 2 जुलाई को भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण नहीं होगा। 1 जुलाई 2021 को निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रथम व दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज पूर्व में लगा लिया है, उन्हें 3 जुलाई को निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर दूसरा डोज लगाया जाएगा। 18 से अधिक आयु के लोग इस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन टीका लगवाने के लिए आए। एक वर्ष में दिव्यांग हितग्राहियों को मिलने वाली ट्राईसाइकिल का वितरण नहीं किए जाने से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रखे रखे ट्राईसाइकिल कबाड़ होती जा रही है। दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्रों को करीब 3 सैकड़ा से अधिक ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर सहित अन्य उपकरण वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पिछले 1 साल से दिव्यांगों को इन उपकरणों का वितरण नहीं किया गया है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा अब तक लॉकडाउन का कारण बताया जा रहा है। आपको बताया कि नगर के उत्कृष्ट स्कूल में सालों से रखी ट्राईसाइकिल कबाड़ बनते जा रही है। दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर हम होंगे कामयाब निःशक्त सेवा संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। आज विगत 1 वर्ष हो गए लॉकडाउन के चलते दिव्यांगजनों को साइकिल वितरित नहीं की गई है। अधिक ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जितने भी तमाम विकलांग हैं जो आज साइकिल के लिए जो वंचित है, और देखने में संगठन के माध्यम से पता किया गया तो जितनी भी तमाम साइकिल है वो सब स्कूलों में पड़ी हुई है। माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे जो इस विभाग के जो कार्यरत पदाधिकारी है, उनसे निवेदन है कि दिव्यांगजनों को उनकी सुविधा से वंचित न किया जाए और साइकिल वितरित की जाए जल्द से जल्द। विभाग की लापरवाही ये है कि कोरोना काल में इन लोगों ने सब पे ध्यान दे रहे, दिव्यांगजनों पे ध्यान नहीं दे रहे, और जिससे दिव्यांगजन भी बहुत परेशान है। वो अपनी बात को कैसे रखें। मोबाइल पर हुई चर्चा के दौरान जिला पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र डाहाटे ने बताया कि लॉकडाउन के कारण ट्राईसाइकिल का वितरण नहीं हो पाया है, लेकिन दिव्यांगों से लगातार मोबाइल पर संपर्क किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लेकर दिव्यांगों को साइकिल वितरित की जाएगी।